अपने इस वीडियो में हम डीप वाटर चैप्टर पर बेस्ड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस यानी कि एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे. सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड. फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, my name is Pallav Joshi aka PJ Bhaiya and I welcome you to the class of Simply Soft Skills. Simply Soft Skills एक इनिशिएटिव है जो मैंने स्टार्ट किया है इंग्लिश, सॉफ्ट स्किल्स, कम्युनिकेशन को हर किसी तक पहुंचाने के लिए. हम सभी लोग जानते हैं कि डीप वाटर इज एन एसे. सो सबसे पहले वी विल टॉक अबाउट MCQs बेस्ड ऑन द ऑथर एंड द एसे. देन वी विल लुक एट सम क्वेश्चंस फ्रॉम द एसे. इसके बाद हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट वर्ड्स और फ्रेजेस जो कि इस एसे में मेंशन्ड है. और फाइनली वी विल लुक एट MCQs फ्रॉम इंग्लिश कोर. तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, डीप वाटर इज रिटन बाय जेन ऑस्टिन, विलियम वर्ड्सवर्थ, अनीस जंग या फिर विलियम डगलस. तो हम सभी जानते हैं कि इसका करेक्ट आंसर है विलियम डगलस, जिनका पूरा नाम था विलियम ऑरवेल डगलस. विलियम डगलस इज एन ब्लैंक राइटर. उनकी नेशनैलिटी क्या थी? क्या वो अमेरिकन थे, आयरिश थे, इंडियन थे या फ्रेंच थे? सो विलियम ऑरवेल डगलस वॉज एन अमेरिकन राइटर. द जॉनर ऑफ द एसे इज ऑटोबायोग्राफी, बायोग्राफी, थ्रिलर या फिर नन. सो इस एसे में ऑथर ने अपने फियर ऑफ वाटर को डिस्कस किया है और अपनी ही लाइफ इवेंट्स के बारे में बात करी है. सो द जॉनर ऑफ द एसे इज ऑटोबायोग्राफी. ये ऐसे कौन सी बुक से लिया गया है? ऑफ मैन इन माउंटेन्स, ऑफ मैन इन रिवर्स, ऑफ मैन इन लैंड्स या नन ऑफ द अबव. द करेक्ट आंसर इज ऑफ मैन इन माउंटेन्स. इन दिस एसे द ऑथर कॉन्कर्स हिज फियर ऑफ. अपने किस डर को ऑथर दूर करते हैं? फियर ऑफ फायर, फियर ऑफ क्रैकर्स, फियर ऑफ वाटर या फियर ऑफ स्विमिंग. द करेक्ट आंसर इज फियर ऑफ वाटर. अब चलते हैं उन MCQs की तरफ जो कि एसे पर बेस्ड है. फर्स्ट इज द प्रोटैगनिस्ट ऑफ द एसे इज. प्रोटैगनिस्ट मतलब मेन कैरेक्टर. ऑथर है, डग है, लॉरेन है या माइकल है? तो जैसा हमने डिस्कस किया था दैट द जॉनर इज ऑटोबायोग्राफी. इसमें ऑथर ने अपने बारे में बताया है. सो ऑथर इज द प्रोटैगनिस्ट ऑफ दिस एसे. द ऑथर डिसाइडेड टू लर्न स्विमिंग एट ब्लैंक पूल. कौन से पूल पे ऑथर ने डिसाइड किया कि वो स्विमिंग सीखेंगे? XYZA, ABCD, YMCA या none of the above. The correct answer is YMCA pool. The author had an aversion to the water because he nearly drowned in a beach in California, Indian Ocean, Pacific Ocean या none. So ऐसे की शुरुआत में ऑथर बताते हैं कि जब वो छोटे थे तो उनके पापा उनको एक बीच में ले गए थे कैलिफोर्निया में, जहाँ वो लगभग डूबते डूबते बचे थे और तब से उन्हें पानी से डर लगता है. So the answer is a beach in California. The author was sitting by the pool waiting for others because he was afraid, lazy, tired या angry. तो हम सब जानते हैं कि ऑथर को पानी से डर लगता था, इसीलिए वो उसमें अकेले जाने से डर रहे थे और औरों का वेट कर रहे थे. So the correct answer is afraid. The author planned that when his feet hit the bottom he would stay idle. ऐसे ही बैठे रहेंगे, lie down, लेट जाएंगे, make a big jump, come to the surface, lie flat on it and paddle to the edge of the pool. तो हम जानते हैं कि ये ऑथर की स्ट्रैटेजी थी कि जैसे ही उनके पैर बॉटम पर पड़ेंगे वो एक छलांग लगाएंगे, सरफेस पर आएंगे, उस पर लेट जाएंगे और फिर पैडल करते हुए एज तक पहुंच जाएंगे. सो द करेक्ट आंसर इज सी. द हॉन्टिंग फियर ऑफ वाटर फॉलोड द ऑथर ड्यूरिंग कनूइंग, बोटिंग, स्विमिंग, ऑल ऑफ द अबव. तो ऑथर ने बताया है कि जहाँ जहाँ भी वो गए, चाहे वो कनूइंग कर रहे हों, चाहे वो बोटिंग कर रहे हों, स्विमिंग कर रहे हों, हर जगह ये जो हॉन्टिंग फियर था पानी का उनके पीछे लगा रहा. सो द करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव. द ऑथर डिसाइडेड टू लर्न स्विमिंग इन द मंथ ऑफ जनवरी, मार्च, अक्टूबर या दिसंबर. सो द करेक्ट आंसर इज अक्टूबर, जब उन्होंने डिसाइड किया कि भाई अब मुझे स्विमिंग सीखनी ही है. The author dived into warm lake and swam across to the other shore and back just as Blank used to do it. So author के एक फ्रेंड थे डग कर्पन, वो भी बिल्कुल ऐसा ही करते थे जैसे ऑथर ने किया. So the correct answer is डग कर्पन. All we have to fear itself is a quote by. So हम सभी जानते हैं कि हमारे जो ऑथर थे
इन्होंने फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट जो कि यूएस के प्रेसिडेंट थे उस टाइम पे, उनके साथ क्लोजली वर्क किया था. सो एक कोट उन्होंने ही लिखा है, ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ. नाउ लेट्स मूव टू इंपॉर्टेंट वर्ड्स फ्रेजेस फ्रॉम द एसे. पहला है द याकमा रिवर वॉज ट्रेशरस. ट्रेशरस का मतलब होता है खतरनाक, डेंजरस, जैसे ये. इसके कुछ सिनोनिम्स हैं, हैजार्डस, प्रिकेरियस. सेकेंड इज द ड्रॉप वॉज ग्रेजुअल. ग्रेजुअल का मतलब होता है धीरे धीरे, जो चीज़ धीरे धीरे हो रही हो. फॉर एग्जाम्पल इसको देखिए, धीरे धीरे ग्रो कर रहा है, धीरे धीरे ग्रो कर रहा है. सो दिस इंक्रीमेंट इज ग्रेजुअल. इसके कुछ सिनोनिम्स हो सकते हैं, लिटिल बाय लिटिल, प्रोग्रेसिव. आई गॉट अ पेयर ऑफ वाटर विंग्स एंड वेंट टू द पूल. सो वाटर विंग्स इन्फ्लेटेड फ्लोट्स को कहते हैं जिनको किसी ऐसे व्यक्ति के आर्म्स में लगाया जाता है जो स्विमिंग सीख रहा हो. कुछ इस तरीके के दिखते हैं हमारे वाटर विंग्स. बट आई सबड्यूड माई प्राइड एंड डिड इट. सबड्यू का मतलब होता है वश में करना. टू ब्रिंग समबडी समथिंग अंडर कंट्रोल. जो ऑथर थे उनको अपनी स्किनी लेग्स दिखाना पसंद नहीं था, बट ही सबड्यूड हिज प्राइड एंड डिड इट. इसके कुछ सिनोनिम्स हो सकते हैं, ओवर पार, ओवरकम. नेक्स्ट इज फ्रॉम द बिगिनिंग हाउएवर आई हैड एन एवर्जन टू द वाटर व्हेन आई वाज इन इट. सो एवर्जन मतलब होता है विरुचि. जैसे अगर हमको कोई काम पसंद नहीं है, कोई चीज़ पसंद नहीं है, कोई व्यक्ति पसंद नहीं है, तो ये जो फीलिंग है इसे कहते हैं एवर्जन. इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे डिस्गस्ट, हेट्रेड. आई हंग ऑन टू हिम येट द वेव्स नॉक्ड मी डाउन एंड स्वेप्ट ओवर मी. नॉक्ड का मतलब होता है मारना या चोट लगना, आघात, अ शार्प हिट फ्रॉम समथिंग. ये देखिए मुक्का. इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे स्ट्राइक, हिट. वॉचिंग द अदर बॉयज एंड ट्राइंग टू लर्न बाय एपिंग देम. एपिंग का मतलब होता है किसी की नकल उतारना, टू कॉपी समबडी. इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे इमिटेट, कॉपी. तो हम ये भी कह सकते हैं वॉचिंग द अदर बॉयज एंड ट्राइंग टू लर्न बाय इमिटेटिंग देम या कॉपीइंग देम. माई इंट्रोडक्शन टू द YMCA स्विमिंग पूल रिवाइव्ड अनप्लेजेंट मेमोरीज. तो इसकी मीनिंग होती है रिवाइव की, फिर से जीवित करना. टू ब्रिंग समथिंग बैक टू लाइफ और कॉन्शियसनेस. इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे ब्रिंग टू लाइफ या ब्रिंग बैक. वॉज टिमिड अबाउट गोइंग इन अलोन. सो टिमिड का मतलब होता है डरपोक, जिसको डर लग रहा हो. इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे एप्रिहेंसिव, फ्राइटेंड. ही वॉज अ ब्यूटिफुल फिजिकल स्पेसिमेन. सो स्पेसिमेन का मतलब होता है नमूना, एन एग्जाम्पल ऑफ अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ थिंग. इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे इलस्ट्रेशन या सैंपल. I was frightened but not yet frightened out of my wits. So एक idiom होता है frighten the wits out of someone. इसका मतलब होता है किसी को बुरी तरह डरा देना. To make someone feel extremely frightened. इसके दो एग्जाम्पल्स देखिए. The film scared the wits out of us. तो हम लोग एक डरावनी फिल्म देखने गए, that scared the wits out of us, जिसने हमें बहुत ज़्यादा डरा दिया. The sound of alarm scared me out of my wits. This is another way of using this idiom. तो जो अलार्म की साउंड थी, रात के बीच में कभी 3 बजे अलार्म बज गया, that scared me out of my wits, जिसने मुझे बुरी तरह डरा दिया. I summoned all my strength. Summoned का मतलब होता है बटोरना. To find strength, courage, even though it is difficult to do so. इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे muster या gather. तो हम कह सकते हैं I mustered all my strength या I gathered all my strength. My hands clutched only at water. Clutched का मतलब होता है कस कर पकड़ना. To hold something tightly. जैसे हाथ देखिए, आपको पकड़ने की कोशिश कर रहा है कस के. इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे grab या seize. I flailed at the surface of the water, swallowed and choked. Flailed का मतलब होता है लहराना. To move about without control. इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे swing, wave. I struck at the water as I went down, expending my strength. Expending का मतलब होता है खपाना.
टू यूज और स्पेंड समथिंग। इसके कुछ सिनोनिम्स हो सकते हैं वेस्ट या डिसिपेट। सो इन दिस पिक्चर दिस लेडी इज एक्सपेंडिंग मे बी हर सैलरी। एज वन इन नाइटमेयर फाइट्स एन इररेजिस्टिबल फोर्स। तो इररेजिस्टिबल का मतलब होता है अथक, सो स्ट्रॉन्ग, इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग दैट इट कैन नॉट बी स्टॉप्ड और प्रिवेंटेड, उसे रोका ही ना जा सके। इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे ओवरवेलमिंग, अनकंट्रोलेबल। आई वॉज गेटिंग डिजी। डिजी का मतलब होता है चक्कर आना, जैसे इनको चक्कर आ रहा है अभी। फीलिंग एज इफ एवरीथिंग इज टर्निंग राउंड। इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे गिडी या लाइट हेडेड। आई वॉज श्रीकिंग अंडर वाटर। श्रीकिंग का मतलब होता है चीखना, टू से समथिंग लाउडली इन अ हाई वॉइस, जैसे ही इज श्रीकिंग, आई डोंट नो व्हाई बट ही इज। Synonyms would be scream, shout. I shook and trembled with fright. So trembled का मतलब होता है सिहरना, to shake because you are cold, frightened, etc. So ठंड की वजह से या डर की वजह से जो कांपना होता है उसे हम लोग trembling कहते हैं। Synonyms would be quiver, palpitate. Even my legs felt limp. Limp का मतलब अशक्त, not firm or strong. The synonyms are unfirm या slack. It ruined my fishing trips. Ruin means बिगाड़ना, खराब कर देना. To damage something so that it loses all its value, pleasure, etc. So someone ruined this television. अब ये किसी काम का नहीं रहा. सिनोनिम्स हो जाएगा स्पॉइल, डैमेज। तो हम बोल सकते हैं इट स्पॉइल्ड माई फिशिंग ट्रिप्स, दोनों सही है। आई क्रॉस टू ऑब्लिवियन एंड द कर्टन ऑफ लाइफ फेल। ऑब्लिवियन मतलब स्टेट ऑफ अनकॉन्शियसनेस, चेतना शून्यता की स्थिति। इसके कुछ सिनोनिम्स हो जाएंगे अनकॉन्शियसनेस, ब्लैकआउट, जैसे ये जो महाशय है ये भी अनकॉन्शियस है। फॉर डेज अ हॉन्टिंग फियर वॉज इन माई हार्ट। सो हॉन्टिंग जो वर्ड होता है इसका मतलब भूतिया होता है, लेकिन इस कॉन्टेक्स्ट में इसका यूज किया गया है इसलिए हमेशा दिमाग में बने रहने वाला, यूज्ड अबाउट समथिंग अनप्लेजेंट दैट इज ऑलवेज इन योर माइंड। सो शी मे हैव अ हॉन्टिंग मेमोरी ऑफ समथिंग विच इज ऑलवेज विद हर, सो दैट्स व्हाई शी इज अपसेट और शी लुक्स अपसेट। सम सिनोनिम्स आर टॉर्मेंट, डिस्टर्ब। द स्लाइटेस्ट एक्सर्शन अपसेट मी। एक्सर्शन का मतलब थकाने वाला काम, लेबोरियस एफर्ट। इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे टॉयल, स्ट्रेन। आई वॉज वेडिंग इन द टाइटन और बम्पिंग रिवर। सो ये जो चिड़िया है ये पानी को क्रॉस करने की कोशिश कर रही है, काफी गहरे पानी, कीचड़ आदि को पैदल पार करना, टू वॉक थ्रू डीप वाटर, मड एटसेट्रा। इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे ट्रैवर्स, वेलो। This handicap stayed with me as the years rolled by. Handicap का मतलब होता है बाधा या disadvantage. इसके synonyms हो जाएंगे obstruction, shortcoming. In canoes on Mane Lake. So canoe एक छोटी सी नाव को कहते हैं जिसको एक चप्पू की सहायता से चलाया जाता है। डोंगी, a light narrow boat. It was 3 months before the tension began to slack. So slack का मतलब होता है कमजोर होना, become less in the amount or intensity. इसके synonyms हो जाएंगे subside या diminish. So ये भी बोल सकते हैं it was 3 months before the tension began to subside या it began to diminish. Tiny vestiges of the old terror would return. Vestiges मतलब अवशेष, a small part of something that is left after the rest of it has gone. Synonym हो जाएगा remainder या remnant. The old sensation returned in miniature. Miniature मतलब किसी चीज का छोटा रूप, लघु रूप। जैसे जो बॉटल के अंदर जो शिप है, it is actually a miniature of ship, right? A small copy of something which is much larger. इसके synonyms हो जाएंगे minuscule, microscopic.
येट आई हैड रेजिड्यूअल, रेजिड्यूअल का मतलब शेष, बचा खुचा, लेफ्ट एट द एंड ऑफ अ प्रोसेस, सो ही इज प्रोबेबली डिस्कार्डिंग रेजिड्यूअल फूड. कैम्प्ड इन द हाई meadow by the side of a warm lake. meadow किसको कहते हैं? घास के मैदान को. This is a meadow, घास का मैदान, a field of grass. इसके सिनोनिम हो जाएंगे pasture, grassland. I had conquered my fear of water. Conquered का मतलब हराना, पराजित करना. To succeed in controlling or dealing with a strong feeling problem etc. इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे defeat, vanquish. तो हम बोल सकते हैं I had defeated my fear of water या I had vanquished my fear of water. अब बढ़ते हैं इंग्लिश कोर के MCQs की तरफ. Multiple choice questions based on an extract. My breath was gone. I was frightened. Father laughed, but there was terror in my heart at the overpowering force of the waves. My introduction to the YMCA swimming pool revived unpleasant memories and stirred childish fears. But in a little while I gathered confidence. I paddled with my new water wings, watching the other boys and trying to learn by aping them. I did this 2 or 3 times on different days and was just beginning to feel at ease in the water when the misadventure happened. So ये चैप्टर की शुरुआत में होता है कि ऑथर के जो फादर होते हैं उनको कैलिफोर्निया के एक बीच लेके जाते हैं और वहाँ पे जो ऑथर होता है वो डूबते डूबते बचते हैं. तो वो डरते हैं, उनके पिताजी उनके ऊपर हंसते हैं. एंड फिर जब वो YMCA पूल में स्विमिंग सीखना शुरू करते हैं तो वो अनप्लेजेंट मेमोरीज वापस आ जाती हैं, रिवाइव हो जाती हैं. बट उसके बाद वो अपना कॉन्फिडेंस गैदर करते हैं और बच्चों को देख के स्विमिंग करना सीखते हैं. और जब वो कंफर्टेबल हो ही रहे होते हैं तभी मिस एडवेंचर हो जाता है. चलिए अब इस पे बेस्ड क्वेश्चंस देखते हैं. चूज द करेक्ट ऑप्शन विद रेफरेंस टू द 2 स्टेटमेंट्स गिवन बिलो. Statement 1. The author's father laughed to mock his son's inability to swim. ऑथर के फादर इसलिए हंसे क्योंकि उनका बेटा स्विमिंग नहीं कर पा रहा था. ये पहला स्टेटमेंट है. एंड सेकेंड स्टेटमेंट इज द ऑथर वांटेड टू स्विम जस्ट टू प्रूव टू हिज फादर दैट ही कैन स्विम. ऑथर स्विमिंग इसलिए सीखना चाहते थे ताकि अपने पापा को प्रूफ कर सके कि भाई मैं स्विमिंग कर सकता हूँ. नाउ द फर्स्ट ऑप्शन इज स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स. तो इन दोनों ही स्टेटमेंट्स को हम इन्फर नहीं कर सकते हैं. हम ये नहीं बता सकते हैं कि उनके फादर क्यों हंसे. वी डोंट नो क्यों हंसे. क्या वो इसलिए हंसे क्योंकि उनका बेटा स्विमिंग नहीं कर पा रहा था? क्या वो इसलिए हंसे क्योंकि उनका बेटा गिर गया था? क्या वो किसी और बात को सोच कर हंसे? एंड सेकेंड इज कि ऑथर स्विमिंग क्यों सीखना चाहते थे. हमें नहीं पता कि जब वो YMCA पूल में गए स्विमिंग सीखने के लिए तो क्या वो अपने फादर को प्रूफ करना चाहते थे या वो सिर्फ स्विमिंग सीखने की इच्छा रखते थे. So the correct answer is both statement 1 and statement 2 cannot be inferred from the given information or given passage. Second question is, my introduction to the YMCA swimming pool revived unpleasant memories and stirred childish fear. It can be inferred that this was a clear case of suppression, oppression, depression या repression. सो हम सभी जानते हैं रिवाइव का मतलब होता है फिर से वापस आना, पुनर्जीवित होना, राइट. तो सेम इज द मीनिंग ऑफ रिप्रेशन एज वेल. तो जो ऑथर की जो फीलिंग्स दबी हुई थी वो रिप्रेस होके बाहर आ गई, राइट. सो दिस इज अ क्लियर केस ऑफ रिप्रेशन. द मिस एडवेंचर दैट टुक प्लेस राइट आफ्टर द ऑथर फेल्ट कंफर्टेबल वॉज दैट. सो जैसे ही ऑथर कंफर्टेबल हुए तो कौन सा मिस एडवेंचर हुआ? द ऑथर स्लिप्ड एंड फेल इनटू द स्विमिंग पूल. ये तो नहीं हुआ था. अ बुली टॉस्ड हिम इनटू द पूल फॉर द सेक ऑफ फन. हाँ, ये हुआ था कि एक बुली आया, उसने उठा के बोला हे स्किनी, पूल में डूबना कैसा रहेगा. सो द करेक्ट आंसर इज दिस, अ बुली टॉस्ड हिम इनटू द पूल फॉर द सेक ऑफ फन. हमारा सेकेंड एक्सट्रैक्ट है, देन ऑल एफर्ट सीज्ड, आई रिलैक्स्ड, even my legs felt limp and a blackness swept over my brain. It wiped out fear, it wiped out terror. There was no more panic, it was quiet and peaceful. Nothing to be afraid of. This is nice. To be drowsy, to go to sleep, no need to jump, too tired to jump. It's nice to be carried gently, to float along in space. Tender arms around me, tender arms like my mother's. Now I must go to sleep.
I crossed to oblivion and the curtain of life fell. तो ये तब की बात है जब ऑथर तीसरी बार नीचे की ओर को जर्नी स्टार्ट करते हैं। वो कोशिश करते हैं ऊपर आने की, लेकिन उनके हाथ पैर काम करना बंद कर देते हैं, उनकी जितनी भी ब्रेथ होती है वो ख़त्म हो चुकी होती है, और फाइनली ही गोज़ इनटू ऑब्लिवियन, अनकॉन्शियसनेस। तो ये उस टाइम का एक्सट्रैक्ट है। अब देखते हैं इस पर बेस्ड क्वेश्चंस। Choose the correct option with reference to the two statements given below. Statement 1 is, the author tried his best to jump out of the water. ऑथर ने अपनी पूरी कोशिश करी पानी से बाहर निकलने की, जंप करके। After a while, the author was not anxious in water. कुछ समय के बाद जो ऑथर थे वो पानी में एंशियस नहीं थे, राइट। अब ऑप्शंस देखते हैं। इफ स्टेटमेंट 1 इज द कॉज, स्टेटमेंट 2 इज द इफेक्ट, राइट। सो हमारा कॉज क्या बोल रहा है? ट्राइड हिज बेस्ट टू जंप आउट ऑफ वाटर। आफ्टर अ वाइल द ऑथर वॉज नॉट एंशियस इन वाटर। सो उन्होंने अपनी पूरी ताकत लगाई और उन्होंने बाहर आने की कोशिश करी, बट उसके बाद उनकी पूरी एनर्जी ख़त्म हो गई और फाइनली ही फेल्ट कंफर्टेबल, ही वेंट इनटू अनकॉन्शियसनेस, राइट। सो ही वॉज नॉट एंशियस इन द वाटर। सो क्लियरली जो हमारा स्टेटमेंट 1 है दैट इज कॉजिंग समथिंग और इसका इफेक्ट हो रहा है स्टेटमेंट 2। सो द करेक्ट आंसर इज ए। इफ स्टेटमेंट 1 इज द कॉज, स्टेटमेंट 2 इज द इफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द कर्टन ऑफ लाइफ फेल corresponds to an aspect of geometry, history, sports और drama. So आपने ड्रामा में ध्यान दिया होगा कि एक कर्टन होता है स्टेज पे, वो खुलता है, बंद होता है और सीन्स चेंज होते रहते हैं। तो यहाँ पे ऑथर ने उस स्टेज को, ड्रामा के स्टेज को लाइफ बताया है, और कर्टन ऑफ लाइफ फेल का मतलब कि ज़िंदगी का जो ड्रामा था वो बंद हो गया। तो कर्टन ऑफ लाइफ फेल, हमारा स्टेज जो है वो ढक गया उस पर्दे से। सो द करेक्ट आंसर इज डी, ड्रामा। इट corresponds to an aspect of drama. The purpose of using in the above passage is to show omission, indicate pauses, shorten a dialogue, replicate an idea. So जो 3 dots हैं इनका पर्पस होता है कहीं पे भी पॉज दिखाना, बीच में एक गैप दिखाना, ताकि थोड़ा हम अपने कम्युनिकेशन को ड्रामेटिक बना पाए या अपनी स्टोरी को, अपने नरेशन को ड्रामेटिक बना पाए। सो द करेक्ट आंसर इज टू इंडिकेट पॉजेस। विच ऑप्शन इंडिकेट्स दैट द पोएट लॉस्ट कॉन्शियसनेस? नॉट द पोएट बट द ऑथर। ए इज इट वॉज क्वाइट एंड पीसफुल। बी आई क्रॉस टू ओब्लिवियन। सी टेंडर आर्म्स लाइक मदर्स। डी इट वाइप्ड आउट फियर। सो हम सभी जानते हैं ऑब्लिवियन का क्या मतलब होता है? अनकॉन्शियसनेस। सो अगर ही लॉस्ट कॉन्शियसनेस तो ही मूव्ड इनटू अनकॉन्शियसनेस। सो द करेक्ट आंसर इज बी, आई क्रॉस टू ऑब्लिवियन। ये जो ऑप्शन है ये इंडिकेट करता है दैट द ऑथर लॉस्ट कॉन्शियसनेस। अब बढ़ते हैं स्टैंड अलोन एमसीक्यूज की तरफ। The most appropriate justification for the title of the chapter Deep Water is that, first, it's about the dangerous depth of the swimming pool. Second, it reveals the author's lack of surety about overcoming his fear of swimming. C, it underlines the author's fear of water and how he overcomes it. And D, it includes the methods of the author's coach to overcome the fear of deep water. So हम सभी जानते हैं कि इस चैप्टर में, इस ऐसे में ऑथर ने अपने फियर ऑफ वाटर, हाइड्रोफोबिया के बारे में बताया कि उसने उसको कैसे ओवरकम किया। एंड दिस इज द रीजन दिस चैप्टर और दिस एसे इज टाइटल्ड एज डीप वाटर. सो द करेक्ट आंसर इज इट अंडरलाइंस द ऑथर्स फियर ऑफ वाटर एंड हाउ ही ओवरकम्स इट. चूज द कोट दैट डज नॉट रेजोनेट विद द सेंट्रल आइडिया ऑफ द चैप्टर. ठीक है, तो हमें उस कोट को सिलेक्ट करना है जो हमारे सेंट्रल आइडिया ऑफ द चैप्टर के साथ रेजोनेट नहीं कर रहा है, उसके साथ अलाइंड नहीं है. राइट. A is, we must understand that sadness is an ocean and sometimes we drown while other days we are forced to swim.
सो जो पहला कोट है ये तो सैडनेस और क्या कहते हैं, सैडनेस के बारे में बात कर रहा है कि भाई कुछ दिन हम डूब जाते हैं और कुछ दिन हम अपने आप को फोर्स करते हैं कि हम स्विम करें, राइट। सो हमारा जो चैप्टर है या हमारा जो ऐसे है इसमें सैडनेस की बात नहीं हुई है, इसमें तो फियर की बात हुई है कि फियर है, फियर को कैसे ओवरकम करना है। सो डेफिनेटली दिस इज नॉट अलाइन, ओके, दिस इज one of the options. Second is never trust your fears, they don't know your strength. Definitely this is aligned with the chapter, क्योंकि हमारा ऑथर हमें ये बता रहा है कि भाई अगर तुम्हारे अंदर कोई फियर है तो तुम उसको ओवरकम कर सकते हो जैसे मैंने किया है, राइट। सो दिस इज अलाइंड। द ओनली पर्सन आई नीड टू कंपेयर माई सेल्फ इज टू माई येस्टरडे सेल्फ। दिस इज टूवर्ड्स सेल्फ इम्प्रूवमेंट, कि कल हम जो थे हमको उससे बेहतर बनना है और उसी से हमको कंपेयर भी करना है। एंड यही हमारा इस चैप्टर में भी होता है कि ऑथर को एक टाइम पे डर लगता है पानी से और एक टाइम पे बाद वो लेक में जाके स्विमिंग करता है, तो ही इज बेटर देन हिज येस्टरडे सेल्फ। सो ये भी अलाइंड है। द ग्रेटेस्ट प्लेजर इन लाइफ इज डूइंग व्हाट अदर्स से यू कैन नॉट डू। दिस इज ऑल्सो अबाउट ओवरकमिंग योर फियर्स। आपको किसी चीज़ से डर लगता है या लोगों को किसी चीज़ से डर लगता है पर आपने उनको गलत साबित करके वो काम कर दिया, राइट। सो दिस इज ऑल्सो अलाइंड विद द सेंट्रल आइडिया ऑफ द चैप्टर। सो द करेक्ट आंसर इज this one. We must understand that sadness is an ocean and sometimes we drown while other days we are forced to swim. This is not resonating with the central idea of the chapter. Standalone MCQs. Samuel has a phobia of heights but is scared and can't overcome it. Choose the option that displays an advice. आपका कोई दोस्त है सैमुअल, उसे हाइट से डर लगता है और वो उसको ओवरकम नहीं कर पा रहा है, तो कोई ऐसा ऑप्शन बताइए इनमें से जो एक एडवाइस की तरह, सलाह की तरह साउंड कर रहा है। फर्स्ट इज गो टू द स्विमिंग पूल एंड जंप इन इट फ्रॉम द हाईएस्ट डाइविंग बोर्ड दैट यू सी देयर। स्विमिंग पूल पे जाओ और जो भी हाईएस्ट पॉइंट दिखे वहां से जाके कूद जाओ। उसको ऑलरेडी हाइट से डर लगता है और आप उसको हाइट से कूदने को कह रहे हो, तो ये तो एडवाइस नहीं है। इफ आई वर यू आई वुड बिगिन स्मॉल, लाइक स्पेंडिंग 10 मिनट्स लुकिंग डाउन फ्रॉम माई बालकनी ईच डे फॉर अ वीक। सो अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं धीरे धीरे शुरू करता, स्मॉल स्मॉल स्टेप्स लेता, 10 मिनट बालकनी में स्पेंड करता, वहां से नीचे देखता हर दिन 1 हफ्ते तक। ये एक अच्छी एडवाइस लग रही कि भाई टेक बेबी स्टेप्स, टेंशन मत लो, फियर को ओवरकम कर लोगे, बस छोटे छोटे स्टेप्स लेते रहो। थर्ड इज अनबिलीवेबल, व्हाट्स द प्रॉब्लम, आई हैव डन बंगी जंपिंग, इट्स अ पीस ऑफ केक। तो यहाँ पे आप अपनी बहादुरी दिखा रहे हो कि भाई मैंने तो बंगी जंपिंग करी, तुमको हाइट से डर लग रहा है, प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी। Definitely not a good advice. And lastly, fear is a major issue if you let it control you. I think it will take a firm grip on you if you don't address it soon. तो यहाँ पे तो आप डरा ही रहे हो अपने दोस्त को कि भाई डर से डर के रहो, तुम्हें कंट्रोल कर लेगा अगर तुमने उसको एड्रेस नहीं किया। So second option, if I were you, I would begin small, like spending 10 minutes looking down from my balcony each day for a week. This is a good advice, or this is an advice. The chap that threw me in was saying, but I was only fooling. Choose the option mentioning the personality traits of this chap. So हम जानते हैं एक बुली था, उसने ऑथर को पानी में फेंक दिया था पूल में। तो क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी पर्सनालिटी ट्रेट्स ऐसी हैं जो कि चैप के साथ अलाइंड है। फर्स्ट पर्सुएसिव, सेकंड इररिस्पॉन्सिबल, थर्ड डोमिनियरिंग, फोर्थ मैनिपुलेटिव या कैलस। सो पर्सुएसिव मतलब वो परसुएड करने की कोशिश कर रहा था, इन्फ्लुएंस, ऐसा तो नहीं है। सेकंड इररिस्पॉन्सिबल, डेफिनेटली ही वाज इररिस्पॉन्सिबल क्योंकि उसने ऑथर को उठा के पानी में फेंक दिया छोटे से बच्चे को, तो ये तो करेक्ट आंसर है। डोमिनियरिंग, थोड़ा बहुत डोमिनेट करने की कोशिश कर रहा था, बट यहाँ पे ही वॉज नॉट ट्राइंग टू डोमिनेट, ही वॉज ट्राइंग टू क्लैरिफाई हिमसेल्फ, वो सफाई दे रहा था, तो डोमिनेटिंग तो नहीं है। मैनिपुलेटिव, डेफिनेटली मैनिपुलेट कर रहा था कि भाई मैं तो उसे मजाक कर रहा था, मैं तो उसे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था। एंड कैलस इज क्रूर या निर्दयी, सो डेफिनेटली ही वॉज कैलस बिकॉज उसने एक छोटे से बच्चे को देखा, जानता था कि वो नया नया है, उसको स्विमिंग करनी आती भी नहीं, उठा के उसको पूल में फेंक दिया। सो इररिस्पॉन्सिबल, मैनिपुलेटिव एंड कैलस, 2, 4, 5 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी, 2, 4, 5. So like all the good things in life, this session has also come to an end.
आई एम प्रिटी श्योर कि आप लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं और अपने एग्ज़ाम्स की अच्छे से तैयारी कर रहे हैं. बिलीव यू मी, हार्ड वर्क विल पे ऑफ. पीजे भैया इज साइनिंग ऑफ एज ऑफ नाउ. और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, अगर आपको इससे कुछ सीखने को मिला है, तो डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स हु आर इन 12th स्टैंडर्ड हु वांट टू लर्न. और हम जल्द ही मिलेंगे विस्तास के फर्स्ट चैप्टर के साथ. थैंक यू फॉर वॉचिंग.